आप सभी का एक बार पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा 2021 में आए हुए प्रश्नों का। 2021 में आए हुए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का हम सभी लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ए जीडीएच कोल, बी जॉन ऑस्टिन, सी बार्कर और डी एच जे लास्की। इसमें जो उत्तर सही है वह है जॉन ऑस्टिन। बी विकल्प जो है सही है। यहाँ पर बहुलवादी विचारक पूछ रहा है। बहुलवादी विचारक ऐसे विचारक होते हैं जो संप्रभुता को किसको संप्रभुता को क्या मानते हैं? विभाजित मानते हैं। और इनका मानना है कि राज्य ही संप्रभुता का एकमात्र स्रोत नहीं है। राज्य में अनेक समूह, समुदाय और संस्थाएं पाई जाती हैं जो व्यक्ति के निष्ठा, व्यक्ति की निष्ठा जिससे संबंधित होती हैं। इसलिए राज्य एकमात्र संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है जीडीएच कोल, यह मुख्यतया श्रेणी समाजवादी विचारक है। श्रेणी समाजवादी यानी श्रेणी समाजवादी भी मानते हैं कि राज्य में समूह या समुदायों में सत्ता जो है बटी होती है। बारकर भी इसी तरह से। लास्की कहता है कि चूंकि समाज का, इसका समाज का स्वरूप जो है क्या है? संघात्मक है। इसलिए सत्ता भी जो है क्या होनी चाहिए? संघात्मक होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न जो है ऑस्टिन से संबंधित है। अब यहाँ पर ऑस्टिन जो है संप्रभुता के एकलवादी विचारधारा का समर्थक है। इसने संप्रभुता का विधिवादी परिभाषा दिया। क्या दिया? विधिवादी संप्रभुता की परिभाषा दिया है। तो अब आप सही उत्तर समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 42 है, परायेपन की संकल्पना, थ्योरी ऑफ एलोननेस, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? यहाँ पर कार्ल मार्क्स की 4 पुस्तकें हैं। ए दास कैपिटल, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी द जर्मन आइडियोलॉजी और डी द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इसमें जो उत्तर सही होगा द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, विकल्प संख्या डी। यह जो 1844 में मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह पुस्तक मार्क्स ने कब लिखा? जब वह युवा था। युवा मतलब जवान था जब,
तब उसने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद, क्या, पूंजीवाद की विसंगतियों पर, यानी उसकी बुराइयों पर चर्चा की और उसकी विसंगतियों पर चर्चा करते हुए मार्क्स ने परायेपन की परायेपन की संकल्पना दी है। परायेपन की संकल्पना दिया है। यहाँ मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी समाज में, किस समाज में, पूंजीवादी समाज में मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में क्या नहीं रह पाता, अपनापन, अपनापन नहीं रह पाता है या नहीं रह जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से, मनुष्य किससे, प्रकृति से अलग हो जाता और अंततः वह स्वयं से भी जो है अलग हो जाता है। इसी जो अपनापन है, मास्क इसी के वापसी के लिए, इसके लिए वापसी के लिए क्या करता है, कहता है कि पूंजीवाद, पूंजीवाद का अंत, अंत जरूरी है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में, इसमें पूंजीवादी समाज में परायेपन, परायेपन के चार स्तरों की पहचान की है। क्या की है, पहचान। मार्क्स मानता है कि पहले स्तर पर मनुष्य उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है। उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया, यानी मनुष्य पूंजीवादी समाज में उत्पादन से कैसे कटता है, वह जो उत्पादन पहले स्वयं करता था, हाथ से कपड़े बनाता था, अब वह उत्पादन पूंजीवादी समाज में फैक्ट्रियों में होने लगा, मशीनों से होने लगा। उत्पादन से कटा, उत्पादन के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, सारा काम वह मनुष्य स्वयं करता था। वह यह जानता था कि अमुक कपड़ा वह किसके लिए बना रहा है, कौन इसको पहनेगा। जब वह उसको पहने हुए देखता था तो उसके अंतर्गत उसे उस वस्तु के साथ अपनापन महसूस होता था। किंतु पूंजीवादी समाज में वह उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है। दूसरे स्तर पर जो अलगाव या परायापन उसमें आता है, वह आता है प्रकृति से। किससे, प्रकृति। क्योंकि पूंजीवादी समाज में जो उत्पादन होता है वह फैक्ट्रियों में होता है, बंद कमरे में होता है। ना तो मजदूर सूरज की रोशनी को देख पाता है,
न तारों भरी रात का आनंद ले पाता है। जबकि पूर्व में जैसे कृषक समाज में मनुष्य लहलहाते हुए खेतों को देखता था, बढ़ती हुई फसलों को देखता था, हर स्तर पर उसे आनंद और अपनापन महसूस होता था। पूंजीवादी समाज में मनुष्य जो है कारखाने के अंदर प्रकृति से कटा हुआ, प्रकृति से अलग हुआ जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। तीसरे स्तर पर जो अलगाव होता है मजदूर का, वह अपने सहयोगी से हो जाता है। कार्ल मार्क्स बताता है कि पूंजीवादी समाज में मजदूरी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। एक मजदूर इस ताक में रहता है कि दूसरा काम छोड़े तो मुझे काम मिल जाए। इस स्तर पर आकर के पूंजीवादी समाज में मनुष्य जो है अपने सहयोगियों से जो है अलग हो जाता है। चौथे स्तर पर जिस अलगाव, जिस परायेपन की बात कार्ल मार्क्स कहता है, वह कहता है व्यक्ति जो है स्वयं से भी अलग हो जाता है। क्योंकि एक जैसी स्थिति, एक जैसे परिवेश में कार्य करते करते मनुष्य थक जाता है और वह स्वयं अपने आप से पराया हो जाता है। उसकी सृजनात्मक प्रतिभा कुंठित हो जाती है। यह जो व्यवस्था पूंजीवादी समाज में है, कार्ल मार्क्स मानता है, यह न केवल मजदूरों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह पूंजीपतियों के लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में मुद्रा की तानाशाही हो जाती है। पूंजीपति अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा में धन का गुलाम हो जाता है और अधिक पाने की लालसा उसे चैन से बैठने नहीं देती है। वह इसके पीछे सारे मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है और इस तरह वह संपन्नता के बीच, यानी आर्थिक संपन्नता तो है, इसके बीच वास्तविक स्वतंत्रता यानी सच्ची स्वतंत्रता से वह वंचित हो जाता है। अब आप परायपन की संकल्पना के बारे में बेहतर तरीके से जान गए होंगे। प्रश्न संख्या 43 43 है कि क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय क्या भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। चारों अनुच्छेदों में जो विकल्प है वह है ए, बी, सी और डी। विकल्प ए है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 161, सी है अनुच्छेद 162 और डी है अनुच्छेद 123। इसमें जो उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 जो है यह राज्यपाल, कौन? राज्यपाल की एक शक्ति से संबंधित है और उस शक्ति का जो नाम है वह है क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की ये जो क्षमादान की शक्ति है, यह पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र तक विस्तारित नहीं है, बल्कि राज्य का कानून, किसका? राज्य का कानून
जहां तक लागू होता है, राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति वहां तक विस्तारित है। राज्यपाल एक मामले में यानी मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान नहीं कर सकता। नहीं। तो दंड के मामले में कौन क्षमा दान करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। राज्यपाल जो है किसी राज्य के कानून, किसके कानून? राज्य के कानून। इस राज्य के कानून के अधीन जो अपराध वर्णित किए गए हैं, उन अपराधों यानी कोई व्यक्ति राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है और उस उल्लंघन के लिए जो अपराध तय किया गया है, उस अपराध के लिए व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा, उस दंड को राज्यपाल पहला क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्षमा। क्षमा को अंग्रेजी में पार्डन्स कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कोई दंड दिया गया है, तो राज्यपाल उस सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। दूसरा दंड दिया गया है प्रविलंबन। प्रविलंबन। प्रविलंबन को रिप्राइव्स अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी जो सजा दी गई है, उस सजा को कुछ समय के लिए क्या कर देना? रोक देना। रोक करके उसे राहत प्रदान करना, यानी सजा पर अस्थायी रोक। तीसरा जो है वह है विराम। क्या है? विराम। इस विराम को अंग्रेजी में रेस्पाइट्स कहा जाता है। यानी किसी विशेष परिस्थिति के कारण सजा को कुछ समय के लिए रोक देना क्या है? रेस्पाइट या विराम है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति, उसके लिए एक विशेष परिस्थिति है। उस विशेष परिस्थिति में सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, सजा को कुछ समय के लिए विराम दे दिया जाए, यही रेस्पाइट है। चौथा है, क्या है? परिहार। चौथा क्या है? परिहार। परिहार को अंग्रेजी में रेमिशन कहा जाता है। किसी कैदी को दंड दिया जा चुका है, मान लीजिए उसे 10 साल की सजा दी गई है और कैदी का व्यवहार या आचरण जेल में बहुत अच्छा रहता है और उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा में कमी कर देना रिमिशन है, परिहार है। जैसे 10 वर्ष की सजा को 8 वर्ष की सजा में बदल देना। यहां पर दंड के बारे में जो राज्यपाल है क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है और परिहार कर सकता है, तथा और क्या कर सकता है? दंडादेश।
दंडादेश यानी दंड के आदेश को क्या कर सकता है? निलंबन, सस्पेंड। पहला निलंबन, निलंबन यानी सस्पेंड, यानी न्यायालय ने कोई सजा दे दिया है, राज्यपाल द्वारा इस पर अस्थायी रोक लगा देना निलंबन है। इसमें सजा तो लागू रहता है, लेकिन सजा के क्रियान्वयन यानी कार्य रूप में परिणित होने पर रोक होता है। दूसरा है परिहार, परिहार। यहां पर परिहार जो है वह है रेमिट। क्या है? रेमिट। और यहां जो परिहार था वो था आपका रिमिशन, रिमिशन। इस परिहार में अंतर है। ए क्या है? यह है रेमिट। इसमें सजा की प्रकृति को बदले बिना क्या कर दिया जाता है? सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे 10 वर्ष की सजा दी गई है, उसे 5 वर्ष की सजा में बदल देना। तीसरा, दंडादेश का लघुकरण कर सकता है। लघुकरण का अर्थ छोटा होता है, कम्यूट द सेंटेंस, यानी दिए गए जो मूल सजा को कम गंभीर सजा से स्थापित कर देना, या कठोर सजा को हल्की सजा में बदल देना लघुकरण है। इस तरह से आपने राज्यपाल के जो क्षमा दान की शक्तियां हैं किस तरह की हैं भली भांति समझ लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 44, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान है ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति तत्वों में, सी मूल अधिकार में और डी मौलिक कर्तव्यों में। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है डी मौलिक कर्तव्यों में। संविधान का एक भाग है, संविधान का भाग है 4 का। इस 4 का के अधीन मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। क्या? मौलिक कर्तव्य। यह मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए। इसमें कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। और इस 11 मौलिक कर्तव्यों में जो अनुच्छेद 51 का 51 का है, इसके अंतर्गत कहां? गा में, का से लेकर के आगे ट तक है। तो 51 गा में यह नागरिकों के ऊपर कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षित करना, यानी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का
क्या होगा? कर्तव्य होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मूल कर्तव्य क्यों, इसमें उत्तर सही होगा। अब 45वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात है। विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। बी सही है, संसद द्वारा। सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। और डी सही है, नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 263 की बात हो रही है। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय, क्या? अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना की बात की गई है। इस अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जिसको अधिकार है वह है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति को कभी प्रतीत होता है तो वह लोकहित की सिद्धि के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके कई कार्य हैं। यह राज्यों के बीच जो परस्पर विवाद होते हैं उन मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को सलाह देगा। संघ राज्य, संघ यानी केंद्र और राज्य से सामान्य हित से संबंधित जो विषय हैं उनका अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श, यह विचार विमर्श कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद करेगा। अब आपको 45वें प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया हो। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 76। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सी अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए गए हैं प्रत्येक विद्यार्थी को इन प्रावधानों के बारे में जानना चाहिए। अनुच्छेद 75 के हम एक की बात करते हैं। सबसे पहले 75 के एक, अनुच्छेद 75 का जो एक है यह कहता है कि प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन शर्त यह है
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से कार्य करेगा। 75(1) को आपने देखा। अब अनुच्छेद 75(1) के का को हम देखते हैं। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि जो मंत्रियों की संख्या होगी, मंत्री की क्या संख्या, यह लोकसभा लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, अधिक नहीं होगा। तो 75(1) का को आपने देखा कितना महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 75 के 2 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 75 2 कहता है कि जो मंत्री हैं, ये मंत्री राष्ट्रपति के, इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। अब 75(3) आप देखिए, अनुच्छेद 75(3) कहता है कि जो मंत्रि परिषद है, कौन, मंत्रि परिषद, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहां पर जो उत्तरदायित्व है 75(3) के अधीन है। एक अनुच्छेद 75(5) भी है जो महत्वपूर्ण है। इस 75(5) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है और वह संसद का सदस्य नहीं रहता है, तो उसे 6 माह के अधीन संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य बन जाना होगा, नहीं तो 6 माह के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। इस तरह से आपने अनुच्छेद 75 को विस्तार पूर्वक देखा। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हॉब्स और डी रूसो। इसमें जो उत्तर है वह है प्लेटो। यह प्लेटो जो है, ये कहां का रहने वाला है? एथेंस। और एथेंस है कहां? यूनान में। इस प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का जो नाम है रिपब्लिक। इस पुस्तक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की बात की। आदर्श राज्य
आदर्श राजा, आदर्श राजा। प्लेटो ने माना कि जिस तरह से व्यक्ति के आत्मा व्यक्ति के आत्मा के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। पहले स्तर पर विवेक है, साहस है और तीसरा है। इसी आधार पर वह मानता है कि राज्य में भी 3 वर्ग हैं। इन 3 वर्गों में पहला जो है, जो विवेक संपन्न है, वह शासक है। जो साहस संपन्न है, वह सैनिक है। और जो तीसरा संपन्न है, वह उत्पादक है। इसी आधार पर प्लेटो कहता है कि जो राज्य है, वह व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो जब आदर्श शासक की बात करता है, इस आदर्श शासक को ठीक रखने के लिए, उसमें कोई बुराई ना आए, तो वह जो है शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा। और किसकी व्यवस्था करता है? परिवार के साम्यवाद की। शिक्षा बहुत ही जटिल है। प्लेटो की आदर्श शासक बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। प्लेटो जो है, समाज का जो अभिजात्य वर्ग है, कुलीन वर्ग है, यानी शासक और सैनिक को परिवार रखने का और क्या संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता है। प्लेटो वह मानता है कि कंचन और कामिनी मनुष्य को पतन के गर्त में ढकेल देता है। यह जो प्लेटो का साम्यवाद है, परिवार संबंधी जो साम्यवाद है और संपत्ति संबंधी जो साम्यवाद है, वह अभिजात तंत्रीय है। अभिजात्य तंत्रीय, यानी यह उत्पादक वर्गों पर लागू नहीं होता है। प्लेटो ने जो है एक पुस्तक और भी लिखा था, उसका नाम था लाज। इस लाज में उसने व्यवहारिक राज्य का वर्णन किया है और बताया है एक राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए अधिकतम 5040 होना चाहिए। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 47 के उत्तर को समझा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? रूसो, हाब्स, लॉक, बेंथम। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है रूस। ए। रूसो जो है, इसने जो है एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपने
सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। रूसो जब मनुष्य के स्वभाव की बात करता है और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेक से नहीं अपितु भावनाओं से संचालित होता है। जब उसे प्यास लगी तो पानी पी लिया, जब उसे भूख लगी तो वह खाना खा लिया। प्लेटो रूसो कहता है कि वर्तमान सभ्यता ने मनुष्य को जंजीरों में बांध दिया है, यानी मनुष्यों ने अपनी आजादी खो दिया है। इसलिए रूसो कहता है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर, प्रकृति की ओर लौटो। और जो रूसो का मनुष्य है वह नोबुल सेवेज है, सेवेज यानी आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 घ। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 243 का। आप सभी जानते हैं कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अतः भारतीय संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन होता है। कब? 1992 में। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग, कौन भाग? भाग 9 जोड़ा जाता है और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेकर के ड़ तक का प्रावधान किया जाता है। तथा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। संवैधानिक दर्जा। अब संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तथा पंचायती राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को दिया जाता है। राज्य विधान मंडल। और यह जो प्रावधान किया जाता है वह अनुच्छेद 243 का के अधीन। तो आपने समझा इसको। अब प्रश्न संख्या 50, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा
भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ए 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय शासन अधिनियम। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई है, तो उत्तर विकल्प बी 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कहां प्रांतों में, प्रांत यानी राज्यों में द्वैध शासन की बात कही गई। द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब यहां पर यह द्वैध शासन क्या है? यानी प्रांतों में जो विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला जो है आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा जो है हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय। यानी ब्रिटिश सरकार ने दोहरी शासन प्रणाली अपनाया। जो आरक्षित विषय थे इन पर शासन कौन करता था? गवर्नर। कौन? गवर्नर और अधिकारी। और इसमें जो आरक्षित विषय थे पुलिस के संबंध में, पुलिस, न्याय, आबकारी, और भू राजस्व, भू राजस्व। ये जो है आरक्षित विषय थे, इसे गवर्नर और उसके अधिकारी शासन करते थे। जो हस्तांतरित विषय थे ये भारतीय मंत्रियों को अधिकार दिए गए शासन करने का। किंतु अंतिम जो अधिकार इसके संबंध में था वह गवर्नर के पास ही होता था। इसमें जो विषय थे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय शासन। तो आप द्वैध प्रणाली का मतलब दो तरीके से शासन, पूरे राज्य के शासन को दो भागों में बांट दिया गया। कुछ विषय ऐसे थे जिस पर केवल गवर्नर और उनका अधिकारी शासन करते थे। कुछ विषय ऐसे थे जो भारतीय मंत्रियों के लिए थे, लेकिन अंतिम रूप से वह भी गवर्नर के पास निहित। प्रश्न संख्या 51 है कि 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? यानी लोकपाल शब्द किसने गढ़ा? चौधरी चरण सिंह, बी मुरारशाही, सी ज्योति बसु, एल एम सिंघवी। इसमें जो उत्तर है सही वह है एल एम सिंघवी। विकल्प डी सही। एल एम सिंघवी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को गढ़ा था। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल
और लोकायुक्त। आपने देखा इसे एमएल सिंघवी ने कहा। इसके संदर्भ में भारतीय संसद ने वर्ष 2013, कब? वर्ष 2013 में विधेयक पास किया और यह विधेयक लागू हुआ 2014। अन्ना हजारे ने इसके संदर्भ में आंदोलन किया था। जनता के दबाव में यह लोकपाल विधेयक पारित किया गया। यह लोकपाल जो है, यह केंद्र स्तर के लिए है और लोकायुक्त जो है, यह राज्यों के लिए। यह जो लोकपाल विधेयक है, यह केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार के शिकायतों की जांच करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री तथा अधिकारी, यानी केंद्रीय अधिकारी आते हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। सांसद और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी यह जांच करती है। जो लोकायुक्त है, जो राज्यों में है, यह भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक तथा राज्य सरकार के अधिकारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। लोकायुक्त जो राज्यों में है, इसका गठन राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यों में सबसे पहले लोकायुक्त का जो गठन जिन राज्यों में हुआ है, उसमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी यहाँ सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 52 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? एक प्रधानमंत्री, दो वित्त आयोग के अध्यक्ष, तीन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और चार राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें आप देखिए, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, वे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसमें जो विकल्प बी है, एक, तीन और चार, यही जो है सही है। अब प्रश्न संख्या 53 आप देखिए, निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? ए जे बोदा, बी एच गार्नर, सी हेराल्ड लास्की, डी अयातुल्ला रोहल्ला खुमैनी। इसमें जो उत्तर सही है वह है जे बोदा। यद्यपि बोदा कहता है कि संप्रभुता अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु बोदा जो है, वह राज्य के संप्रभुता पर कुछ बंधन लगा देता है। वह बंधन क्या है? प्राकृतिक विधियों का, प्राकृतिक विधि और दैवीय विधियों
दैवीय विधियों और संवैधानिक कानूनों संवैधानिक कानूनों राष्ट्र के कानूनों किसके राष्ट्र के कानूनों राष्ट्र के कानून और साथ ही साथ नागरिकों के संपत्ति संपत्ति के अधिकारों का बंधन जो है इस पर लगा देता है। संप्रभुता पूरी तरह से मुक्त होती है आकर के हाप्स में। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। 54 प्रश्न है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी हेराल्ड जिलास्की, सी जॉन रॉल्स और डी रॉबर्ट नाजिक। तो इसमें जो उत्तर सही है हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की कहता है कि राज्य जो है राज्य यह अधिकारों का क्या नहीं है सृजन करता या जन्म देने वाला, बल्कि अधिकार तो पहले से ही हैं जिन्हें राज्य केवल मान्यता देने का काम करता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? हेराल्ड जी ला, लास्की से। 55वां क्वेश्चन है। 55वां है कि सत्य के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह कथन है सेवाइन, गार्नर, लासवेल और बार्कर। इसमें जो उत्तर सही है वह है लासवेल। लासवेल ही राजनीति को राजनीति को शक्ति के संदर्भ में शक्ति के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपने इसके उत्तर को देखा। 56वां प्रश्न है कि किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष और डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें उत्तर बी बाल गंगाधर तिलक है। गांधी से पूर्व स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध को तिलक ने भारतीय संदर्भ में प्रयोग किया। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी ने इसको अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। इसलिए हम तिलक को गांधी का गांधी का इन मामलों में गुरु कह सकते हैं। यद्यपि गांधी ने गोखले को गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है
कि भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। यानी कौन सी संस्था ऐसी है जो भारत के संचित निधि से धन निकाल सकती है? ए भारत के राष्ट्रपति, भारत के संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है भारत के संसद। प्रश्न संख्या 58 है, किसने लिखा कि हाथ्स के प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? स्पिनोजा, बनाडसा, बारकर और गार्डनर। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है स्पिनोजा। स्पिनोजा ने ही कहा था कि जो हाथ्स का दैत्य है, लेवियाथन है, वह कभी मनुष्य नहीं बन सकता है। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ए पूर्णता, दो सार्वभौमिकता, तीन अदेयता और चार विभाज्यता। तो इसमें विकल्प डी सही है, विभाज्यता। यानी जो संप्रभुता होता है वह विभाजित नहीं होता है, बल्कि वह एकल होता है। यानी संप्रभुता का विभाजन रूसों के शब्दों में एक धोखा है। प्रश्न संख्या 60 कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर होगा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, बी आर अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। तो यह जो कथन है यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कथन कब कहा? भारत पाकिस्तान के विभाजन, इस पर विभाजन पर कहा। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात कही और 1946 में दंगे प्रारंभ हो गए। नेहरू और पटेल जैसे नेता इस राजनीतिक यथार्थ की गंभीरता को समझते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने लगे थे। गांधी की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित होकर के भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों में बंट गया। इस तरह से आपने जाना कि गांधी जी ने यह कब कहा था। प्रश्न संख्या 61 है, संयुक्त राष्ट्र में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से कि, यानी शांति का एकता प्रस्ताव कब लाया गया? ए 1950, बी 1951, सी 1967 और डी 1977। तो इसमें विकल्प ए 1950 सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यहां बात की गई है शांति के लिए एकता प्रस्ताव, एकता प्रस्ताव। इसको समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वह दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा गुट था जो पूंजीवादी गुट था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दोनों ही गुट पूरे विश्व पर अपनी शक्ति और वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे विश्व में एक
युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जो व्यवहार रूप में परिणित नहीं हो पा रही थी, इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था। उस समय विश्व में जो भी समस्याएं आती थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, क्योंकि ये दोनों गुट शामिल थे और वे अक्सर वीटो का प्रयोग कर देते थे। सोवियत रूस अक्सर जो है वीटो का प्रयोग करता था, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति प्राप्ति के लक्ष्य में सफल नहीं हो रहा था। तात्कालिक घटना थी उत्तर कोरिया का आक्रमण। रूस ने वीटो का प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका ने एक प्रस्ताव महासभा में लाने की बात कही, जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा गया। यह कब लाया गया? 1950 में। कहाँ लाया गया? महासभा में। अब शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा में लाने से संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु नहीं बनाया जा सकता था। इस प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सेना के उपयोग की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त हो गया। विश्व शांति की स्थापना के लिए 24 घंटे के भीतर महासभा को यह अधिकार था कि आपातकालीन अधिवेशन बुलाए और कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास करे। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। प्रश्न 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए नाजीवाद फ्रांस, बी गिल्ड समाजवाद जर्मनी, सी फांसीवाद इटली और डी फेबियन समाजवाद सोवियत संघ। तो इसमें जो सही है वह है फांसीवाद इटली। यह फांसीवाद इटली में मुसोलिनी मुसोलिनी के नेतृत्व में पनपा। यह फांसीवाद जो था उग्र राष्ट्रवादी था, उग्र राष्ट्रवादी था। यह विवेक विरोधी था। यह भावना प्रधान था। हिंसा हिंसावादी था। व्यक्तिवाद विरोधी था। स्वतंत्रता विरोधी था। लोकतंत्र विरोधी था। और एक नेता तथा एक दल में विश्वास करने वाली विचारधारा थी। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 63 है, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए आर एम मैकाइवर, बी ओपेनहाइमर, सी मैकियावेली और डी एम पी फालेट। तो इसमें जो उत्तर है आर एम मैकाइवर। आर एम मैकाइवर जो हैं ये एक समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री। और
ये जो है संप्रभुता के संप्रभुता के बहुलवाद बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन और विश्लेषण कर लिया। धन्यवाद। इस तरह से हम सभी लोगों ने टीजीटी परीक्षा के पूर्व वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों के हल का अध्ययन किया, व्याख्या किया, गहराई से समझा। अब हम अपने अगली कड़ी में जिस विषय वस्तु को लेकर के आ रहे हैं वह है संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह आईएएस हो, पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एसएससी हो या अन्य विविध प्रकार की जो परीक्षाएं विविध राज्यों में होती हैं, सब में राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम विस्तार से राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न राज्य व्यवस्था से गलत ना हो। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे पढ़ें, विषय वस्तु को समझें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।